Students, welcome once again to the Aval Academy of Education. In today's video, we are going to discuss here with ICSE class 7. Subject is physics, lesson is third, that is energy. Book is again your concise physics by Selena Publications. Right? Let's move on to the topic. So as you know, today's topic is energy. So what is energy? Energy we can define is it is the capacity to do work. So the energy is defined as the capacity to do work. Right students? कि जिस क्षमता से हम काम करते हैं वो एनर्जी कहलाती है. ठीक है, हमारी ताकत एनर्जी कहलाती है. ठीक है. सो एनर्जी किससे रिलेट करती है? एनर्जी इज रिलेटेड, डायरेक्टली रिलेटेड टू द वर्क डन. वर्क डन ऑन आवर बॉडी. सो जब आप साइकिल चलाते हैं तो उसके पैडल घुमाएंगे तो वो साइकिल मूव करेगी. दैट पैडल घुमाना इज़ द वर्क डन ऑन दैट साइकिल. ठीक है. सो ये जो एनर्जी को समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वर्क done, right? So when force is applied on our body, it moves. So when force is applied on our body, इट मूव्स. जब हम फोर्स को अप्लाई करेंगे तो बॉडी क्या करेगी? मूव करेगी. तो दैट इज़ कॉल्ड वर्क डन ऑन आ बॉडी. अगर हम इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे देन इट विल नॉट मूव. राइट. सो अब हमें यहाँ पर क्या चीज़ गेन हुई कि द वर्क डन बाय अ फोर्स इज़ मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस moved by the body in the direction of force. Right? So पहले इसको देखें हम. What is work done? Work done is equal to force into distance moved in the डायरेक्शन ऑफ फोर्स. राइट स्टूडेंट्स? के वर्क डन अब हम कब कहेंगे कि जब हमने फोर्स अप्लाई किया और उस फोर्स अप्लाई करने से बॉडी जो है मूव कर गई. किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया. जैसे जब आप अपनी बाईसाइकिल को चलाते हैं तो हम आगे की पैडल घुमाते हैं तो हमारा फोर्स आगे की तरफ लगता है. पैडल आगे की तरफ घूमते हैं, फोर्स आगे की तरफ लगता है, तो जो है योर बाईसाइकिल मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. राइट. सो दिस इज वर्क डन. वर्क डन से ही हमें एनर्जी का रिलेशन पता चलेगा. तो इससे पहले हम देखेंगे कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज एसआई. फोर्स को मापेंगे कैसे? जब मापने की बात आती है तो हमें उसके लिए एक यूनिट चाहिए होता है. सो दैट यूनिट इज एसआई यूनिट. एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज व्हाट यू हैव, आपने सुना ही होगा, न्यूटन. तो इट्स सिंबल इज एन.
न्यूटन को शॉर्ट फॉर्म में हम एन लिख देते हैं, ठीक है। और हमें यहाँ पे दो चीज़ें देखनी हैं, दो वर्क डन का अगर हमें यूनिट चाहिए तो हमें फोर्स का यूनिट चाहिए, तो फोर्स का यूनिट हो गया एन। तो अब हमें दूसरा यूनिट किसका चाहिए, डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस का हमें पता है क्या, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, राइट। डिस्टेंस को किस में मापते हैं स्टूडेंट्स, मीटर, मीटर, और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम एम बोल देते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ से हमें जो है वर्क डन का यूनिट मिलेगा, ठीक है। तो अब इन दोनों चीज़ों से हमें वर्क डन का यूनिट अगर गेन करना है तो हमें पहले फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, डिस्टेंस का हो गया मीटर, ठीक है। जब हमने 1 न्यूटन को 1 मीटर से डिवाइड किया तो हमें मिला 1 जूल, ठीक है। तो वर्क डन that is 1 joule is equal to 1 newton into 1 meter. This is the unit of work done. Work done is measured in joules and 1 joule is equal to 1 newton into 1 meter, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जाउल की डेफिनेशन मिल गई स्टूडेंट्स। सो व्हाट इज जाउल, joule, 1 joule of work is said to be done when a force of 1 Newton moves a body by a distance of 1 meter in the direction of force, right students। तो 1 joule क्या है, 1 joule is 1 joule of work is said to be done when a force of 1 Newton moves a body by a distance of 1 meter in the direction of force। कि अगर हमने 1 न्यूटन फोर्स लगाया तो बॉडी मूव कर गई, कहाँ पर मूव कर गई, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कितना मूव कर गई, 1 मीटर। तो देन 1 जो जूल वर्क इज सेड टू बी डन। तो ये हो गया एनर्जी का डेफिनेशन, वर्क डन, और वर्क डन का ऐसा यूनिट दैट इज जूल, जूल की डेफिनेशन। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, दीज आर द बेसिस ऑफ दिस चैप्टर, राइट। चलिए आगे अब हम करते हैं नेक्स्ट। सो अब यहाँ पर हमने क्या चीज़ करनी है कि जब हमने फोर्स तो अप्लाई कर दिया तो क्या हुआ, फोर्स अप्लाई करने के लिए हमने वर्क डन किया। तो यहाँ पर वर्क डन की 2 कंडीशन हो गई बच्चों, कि वर्क डन करने से जो है वर्क डन करने से एनर्जी हमें पता है जनरेट हुई, एनर्जी जनरेट हुई, ठीक है। जब हमने पॉजिटिव वर्क डन किया तो इसकी एनर्जी इंक्रीज भी हो सकती है और बॉडी की एनर्जी डिक्रीज भी हो सकती है। वो कैसे समझेंगे हम, कि इसमें 2 कंडीशंस होगी। नंबर ए, व्हेन वर्क इज डन ऑन अ बॉडी, इट्स एनर्जी इंक्रीजेस। तो जब हम कहेंगे कि व्हेन वर्क इज डन ऑन अ बॉडी, जब किसी बॉडी पर हम काम करते हैं
देन वर्क करते हैं, देन इट्स एनर्जी इंक्रीजेज। अभी दूसरा देखिए, दूसरा जो केस है उसमें देखिए, इफ वर्क इज डन by the body, its energy decreases। तो बच्चों यहाँ पर आपने दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, when the work is done on a body, when the work is done by the body, राइट। इन दोनों में यही डिफरेंस है। जब हम किसी बॉडी पर वर्क करेंगे तो इसकी एनर्जी विल इंक्रीज, जब बॉडी खुद काम करेगी तो इसकी एनर्जी डिक्रीज। ऑन अ बॉडी बाय द बॉडी, ऑन अ बॉडी बाय द बॉडी, ऑन अ बॉडी मीन्स एनर्जी इंक्रीजेस, वर्क डन बाय द बॉडी इट्स एनर्जी विल डिक्रीज। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि when you ride a bicycle, right, to some distance, जब आप किसी बाईसाइकिल को राइड करते हैं और उसको कुछ डिस्टेंस के लिए मूव करते हैं, तो आप क्या करते हैं, यू स्पेंड योर एनर्जी इन डूइंग वर्क, राइट। मतलब यू आर वर्किंग ऑन आ बॉडी, जितना ज़्यादा आप पैडल लगाओगे इट्स एनर्जी विल इंक्रीज, राइट। whose एनर्जी, बाईसाइकिल की एनर्जी इंक्रीज होगी, आपकी नहीं। यू आर डूइंग वर्क ऑन अ बाईसाइकिल, सो अब राइडिंग अ बाईसाइकिल में दो चीज़ें हो गई कि अगर आपने वर्क डन किया, ठीक है, यू अप्लाइड फोर्स, फोर्स का मतलब वर्क डन किया आपने, फोर्स ऑन बाईसाइकिल, इट्स एनर्जी इंक्रीजेस। मतलब जितना इसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते जाओगे तो इसकी एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी, दैट इज वर्क डन ऑन आ बॉडी। बट अब क्योंकि ये फोर्स अप्लाई कौन कर रहा है, यू आर अप्लाइंग द फोर्स, ठीक है, यू आर आल्सो अ बॉडी, यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन अनदर बॉडी दैट इज ऑन द बाईसाइकिल, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि नो डाउट एनर्जी ऑफ बाईसाइकिल विल इंक्रीज, बट योर एनर्जी विल डिक्रीज। ये आप खुद ही नोट करोगे कि जब हम बाईसाइकिल पर फ्रेशली बैठते हैं तो एकदम से उसको तेज़ पैडल मारते हैं, तो जितना हम फास्ट पैडल मारेंगे तो उसकी एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी बाईसाइकिल की। लेकिन जैसे जैसे हम फास्ट जो है उसके ऊपर पैडल मारेंगे तो हमारी खुद की एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। दीज आर टू केसेस, ये एक तो ये वाला केस हो गया, ये वाला केस हो गया, राइट स्टूडेंट्स। तो चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में क्या है, तो अब हमें यहाँ पर एक चीज़ नोट करनी है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड ENERGY। तो बच्चों बेसिक चीज़ें समझते चलोगे, आपको फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे हमने बाईसाइकिल चलाते टाइम, द मोर यू राइड ऑन ए बाईसाइकिल
और मोर यू रन ऑल अराउंड द प्लेग्राउंड मोर यू फील टायर्ड। जितना आप जोर लगाओगे उतना टायर्ड आपकी एनर्जी लूज होगी और आप टायर्ड जो है महसूस करोगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि बिकॉज इसका रीज़न क्या है कि दैट a lot of energy has been spent in doing work by you, right? तो यहाँ पर अगर हम इसको सिंपली लिखें, while riding a bicycle a lot of energy is spent in doing work by you। तो इसका मतलब क्या हुआ, to do more amount of work you need more amount of energy, therefore to do more work we need more energy। So this is the relation, to do more work we need more energy, to do less work we need less energy। So this is the direct relationship between, this relationship is called direct relationship between work and energy, right? So this is the direct relationship between work and energy। और इसी तरह सिमिलरली द वर्क डन ऑन अ बॉडी इन चेंजिंग इट्स स्टेट इज सेड टू बी द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी। कि मान लो एक बॉडी को हमने मूव किया फ्रॉम द ग्राउंड टू ए हाइट, मतलब एक पत्थर को हमने नीचे से उठाकर ऊपर फेंका। सो here work is done on the body against the force of gravity। and जो बॉडी, जैसे पत्थर हमने ऊपर की तरफ फेंका, ये हाइट पे चला गया, तो इसको क्या मिली, एनर्जी। सो द बॉडी एट द हाइट इज सेड टू पोजेस द एनर्जी, राइट। तो हमने क्या किया, इसको ऊपर की तरफ फेंका, हमने फोर्स लगाया, वर्क डन किया, उसकी वजह से इसको इट गेंड एनर्जी, तो ये ऊपर की तरफ चला गया। पर वो वर्क डन जो हमने किया वो था अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो इसी तरह मान लो कोई बॉडी ये रेस्ट पर है, हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये आगे की तरफ मूव कर गई, ठीक है। सो मूव कर गई, मान लो यहाँ से ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, यहाँ पर इसकी फाइनल पोजीशन है। सो अब क्या हुआ, यहाँ पर जितना वर्क हमने लगाया उतनी ही एनर्जी इसको मिल गई। सो द बॉडी इन मोशन इज सेड टू बी पोजेस द अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन ऑन द बॉडी। तो ये बॉडी जो है यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ, अल्टीमेटली जब फोर्स लगना बंद हो गया तो यहाँ पर ये रुक गई। तो ये जो इसकी मूविंग के टाइम मोशन में जब बॉडी है, तो इसके ऊपर जब हमने फोर्स लगाया, वर्क किया, तो इट इज़ सेड टू पोजेस द अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन। अमाउंट ऑफ energy is equal to the work done on the body in producing
मोशन इन इट, इस मोशन को प्रोड्यूस करने के लिए जितना हमने वर्क किया दैट इज एनर्जी, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं अब। तो बच्चों ये हमने सीख लिया कि व्हाट इज़ एनर्जी। तो ये अब इस एनर्जी को, ठीक है एनर्जी क्रिएट तो हो गई, तो इसको मापेंगे कैसे, हमें कैसे पता चलेगा एनर्जी क्रिएट हुई है और कितनी हुई है। तो उसके लिए जैसे हमने वर्क डन के यूनिट्स पढ़े, तो उसके लिए इसकी मेजरमेंट भी करने के लिए हमें यूनिट्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो कैसे, तो एनर्जी इज़ मेजर्ड इन द सेम वेज इन द सेम यूनिट्स एज द वर्क, ठीक है, क्योंकि दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो इसलिए यूनिट भी एनर्जी के सेम रहेंगे। क्योंकि वर्क का यूनिट क्या है, डन, वर्क डन को कैसे मापते हैं, जैसे मैंने पहले बताया जूल में। देयरफॉर SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज आल्सो जूल, और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम J बोल देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा सा अपने वो देखना है चेंज क्या होगा, कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी जूल की। यहाँ पे जूल की डेफिनेशन क्या होगी कि अ बॉडी is said to possess an energy of 1 joule if 1 जूल, अब यहाँ पे ध्यान रखना है एनर्जी ऑफ 1 जूल इफ कंडीशन आ गई 1 जूल वर्क, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये भी एनर्जी का जूल एनर्जी का भी है और वर्क का भी है, पर इसमें फ़र्क है। फ़र्क क्या है, इफ़ 1 जूल वर्क इज डन to bring the body in that state, right, के a body is said to be possess an energy of 1 joule if 1 joule work is done to bring the body in that state। कि मतलब हमने एक बॉडी जो है मान लो बाईसाइकिल ही है, वो खड़ी है, अब हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया, दैट इज़ पैडल चलाया हमने, तो हमने 1 जूल वर्क किया और ब्रिंग किया बॉडी को मोशन में, मोशन के बाद उसको रेस्ट में ले आए इन दैट स्टेट, ठीक है। तो या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दैट इज़ ये दैट इज़ का निशान होता है साइंस में, अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव द बॉडी बाय distance of 1 meter in the direction of force। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पे रास्ते में एक पत्थर पड़ा है, आपने इसको किक मारा तो ये यहाँ से मोशन में चलता हुआ यहाँ पर पहुँच गया। मान लो ये डिस्टेंस आ गई 1 मीटर के 1 न्यूटन हमने फोर्स लगाया यहाँ पर, इस पत्थर को ये मूव कर गया कहाँ तक, यहाँ तक 1 मीटर, ठीक है। तो
तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो हमने जो है यहाँ पर 1 जॉल एनर्जी को क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो ये तो था एक एनर्जी का एक यूनिट, ऐसा यूनिट जॉल। ठीक है, तो क्या एनर्जी का कोई और यूनिट भी है, तो ये भी हम देख लेते हैं ताकि हमें पता रहे। तो अनदर यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ कैलोरी। ये आपने और सुना होगा, कैलोरी, इतनी कैलोरी बर्न कर दी, इतनी कैलोरी गेन कर दी। एन अदर यूनिट ऑफ एनर्जी इज कैलोरी, CALORIE। राइट बच्चों, तो इसका सिंबल जो है हम इसको सिंपली CAL में लिखते हैं। तो ये 1 कैलोरी, इसको मेजर कैसे करेंगे, इक्वल टू नियरली 4.2 जॉल। तो अप्रोक्सीमेट होती है, अप्रोक्सीमेट भी लिख सकते हैं इसको, नियरली भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी का बड़ा यूनिट भी है, ये छोटे यूनिट हो गए जाउल और कैलोरी, तो बड़ा यूनिट भी है इसका कैलोरी का। तो बड़ा यूनिट क्या है, बिगर यूनिट किलो कैलोरी। इसको कैसे लिखेंगे, KCAL कैलोरी। ठीक है, सो यहाँ पर जो 1 किलो कैलोरी किसके बराबर होता है जी, 1000 कैलोरी। तो बच्चों यहाँ पर आप जो 4.2 जॉल लिखा है, इसको जो है अगर ये हमने अप्रोक्सीमेटली लिखा है, तो फिज़िक्स में अगर एग्जैक्ट वैल्यू फॉर योर नॉलेज मैं बता दूं, इसकी होगी 4.18 जॉल होती है। ठीक है, 18 जॉल, ये वैसे रख लेना माइंड में। वैसे हम यूज़ करते हैं 4.2 ही राउंड फिगर में। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये हो गए अब व्हाट इज़ वर्क डन, व्हाट इज़ एनर्जी, एनर्जी के यूनिट हो गया। तो आपने अब नोटिस किया होगा कि ये जो एनर्जी है हमें एक फॉर्म में मिलती है या अलग अलग फॉर्म में मिलती है। ठीक है, तो ये एनर्जी हमें नेचर में जो है वेरियस फॉर्म्स में एनर्जी मिलती है। राइट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ एनर्जी कि हमें ये मिलती कैसे, किस फॉर्म में मिलती है। फिज़िक्स आपके नेचर के नेचुरल सब्जेक्ट है, नेचर में ही घूमती है। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो आपको नेचर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो आप अपने बुक में स्टडी करोगे। ठीक है, अगर फिज़िक्स को समझना है तो नेचर को समझो। न्यूटन ने सबसे पहले नेचर को ही समझा था। कब समझा था, जब उसके ऊपर एप्पल गिरा पेड़ से। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे तो आप यू कुड आल्सो बी द नेक्स्ट न्यूटन। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज मैकेनिकल एनर्जी। फर्स्ट फॉर्म इज मैकेनिकल, MECHANI एनर्जी। सो बच्चों मैकेनिकल एनर्जी के द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा लिखूंगा, एग्जांपल आपको मैं बोलकर समझाऊंगा। द एनर्जी possessed by a body due to its state of rest or
स्टेट ऑफ मोशन, या तो वो रेस्ट पे होगी या मोशन में होगी। इन दोनों कंडीशंस में जो एनर्जी पोजेस करेगी दैट वुड बी कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी है अब ये हमें 2 फॉर्म्स में मिलती है। कितनी फॉर्म्स में बच्चों? 2 फॉर्म्स। याद रखना मैकेनिकल एनर्जी की 2 फॉर्म्स हो गई। तो एक तो हो गई क्या? पोटेंशियल एनर्जी, फर्स्ट फॉर्म इज पोटेंशियल एनर्जी, इट्स सेकंड फॉर्म इज काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो पोटेंशियल जो ये अपनी मैकेनिकल एनर्जी होगी, इन दोनों का सम होते हैं। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द सम ऑफ बोथ दीज एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो इसको समझिए अगर कि मान लो एक कार मोशन में जा रही है, तो कार क्या प्रोड्यूस कर रही है? एनर्जी ड्यू टू इट्स इंजन, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। तो ये जो कार है एनर्जी को 2 फॉर्म्स में लेकर चल रही है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आप इसको याद रखिए कि जो मैकेनिकल एनर्जी है, तो द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन is called mechanical energy, and it is the sum of 2 forms of energy, that these are potential energy and kinetic energy, right बच्चों। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। पेज की तरफ चलते हैं। तो दूसरी जो फॉर्म हो गई एनर्जी की, दैट इज सेकंड वन, दैट इज हीट एनर्जी। बच्चों एक बात ध्यान में रखना कि अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है, कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो ही आपने इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, आगे बच्चों को बताना भी है, सब्सक्राइब भी करना है ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, अगर ये आप लाइक नहीं कर रहे हैं तो इसके रिगार्डिंग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा और क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, तो चलिए हीट एनर्जी के, इट इज़ द एनर्जी, या सीधा सिंपल फॉर्म में इसको लिखें, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वी burn anything like coal, oil, wood or gas is called heat तो बच्चों हीट का मतलब आपको पता ही है, हीट क्या है कि द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वी बर्न एनीथिंग लाइक कोल, ऑयल, वुड और गैस, इट इज़ कॉल्ड हीट एनर्जी। ठीक है, तो एक चीज़ और याद रखनी है आपने, जो आप स्टीम देखते हो जो प्रेशर कुकर से निकलती है, जो स्टीम इंजन से निकलती है, ये इसमें भी क्या होती है, इट पोजेसेस हीट एनर्जी।
और ये एनर्जी जो है, ये हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई यहाँ पे इट इज़ कैपेबल टू डू वर्क, राइट। तो ये आपका जो है एक कॉमन एक्सपीरियंस होगा कि जब भी हम पानी को एक केटल में गर्म करते हैं और उसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, तो यहाँ पर देखते हैं कि तो पानी जो केटल में बॉयल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसका ढक्कन थोड़ा थोड़ा ऊपर होता रहता है, या आप किसी घर में किसी बर्तन में पानी गर्म करते हो, उसके ऊपर वो रखते हो, तो आप नोट करोगे कि जो जो उसकी स्टीम बढ़ती जाएगी तो वो लीड जो है ऊपर उठना शुरू होता जाएगा, हिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है वर्क डन हो रहा है, एनर्जी क्रिएट हो रही है। तो ये एक नेचुरल चीज़ है, पर इस नेचुरल चीज़ को किसने नोट किया? नोट किया जेम्स वाट ने। जेम्स वाट, आपने सुना ही होगा उसका नाम, जेम्स वाट। कब नोट किया उसने? उसने नोट किया 1765 में, कि जब उसने ये चीज़ नोट करी कि एक जब वो गर्म कर रहा है केटल में पानी को, तो उसका लीड ऊपर, लीड जो है ढक्कन उसका ऊपर उठ रहा है। तो ये उसके दिमाग में बात आ गई, अगेन नेचर कम्स इनटू पिक्चर। तो इसी को बेस करते हुए उसने किसका आविष्कार कर दिया? ही इन्वेंटेड स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन में भी यही होता है, इन विच द हीट एनर्जी ऑफ स्टीम वाज यूज्ड टू डू वर्क। तो वो डू वर्क क्या था? दैट इज टू ड्राइव अ ट्रेन, राइट। स्टीम इंजन में क्या होता है? जो स्टीम को यूज़ करते हैं क्या करने के लिए? ट्रेन को ड्राइव करने के लिए। तो यहाँ से बना स्टीम इंजन, राइट। तो नेचर को नोट करते रहिए, फिजिक्स को पढ़ते रहिए और नेचर को नोट करते रहिए, शायद आप भी अगले जेम्स वाट बन जाओ, राइट। चलिए नेक्स्ट, नंबर 3 इज लाइट एनर्जी। सो बच्चों, लाइट एनर्जी, लाइट आपको पता ही क्या होती है कि इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी in the presence of which other objects are seen, कि जिसकी प्रेजेंस में हम दूसरी वस्तुओं को देख सकते हैं, दूसरी चीज़ों को सी कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड लाइट एनर्जी। तो ये क्या लाइट एनर्जी को हम महसूस भी कर सकते हैं? इसको नहीं कर सकते। वी डू नॉट फील लाइट एनर्जी, राइट। तो हमने जो पहले वाली दो हैं, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी को फील किया, पर हम लाइट एनर्जी को फील नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज जो ऑर्डिनरी लाइट है, लाइट डज नॉट मूव the objects around us। अब बच्चों, जैसे हमने मैकेनिकल एनर्जी को देखा कि कार चल रही है, उसकी वजह से हीट एनर्जी देखा कि लीड हिल रहा है या इंजन मूव कर रहा है। पर हम लाइट में क्या करते हैं? जैसी कमरे की लाइट जगाई, आप देखोगे चीज़ें तो सारी कोई मूव कर नहीं रही है, हर एक चीज़ वहाँ पर रखी है। सिर्फ लाइट की वजह से आप एक अंधेरे कमरे में इन चीज़ों को नोटिस कर सकते हो कि हाँ, यहाँ पर ये एक चीज़ पड़ी है, यहाँ पे चेयर पड़ा है, टेबल पड़ा है। बट जैसे ही वो कमरे में लाइट गई, फिर आप नहीं महसूस कर पाओगे कि
जो है वहाँ पर कोई चीज़ पड़ी है अंधेरे में। पर अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि लाइट किसी चीज़ को मूव नहीं कर सकती है, बट स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट कैन मूव स्मॉल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बीम डालेंगे लाइट की तो दे विल बी मूव। ठीक है, तो ये आगे आएगा आपके 6th चैप्टर में कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड कास्ट शैडो ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अब नेचर में एक चीज़ आपने और नोट करनी है लाइट एनर्जी के रिगार्डिंग, कि जो हमारे प्लांट्स हैं, द प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी into chemical energy by एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। तो जो वो सूर्य की लाइट, सन की लाइट वो गेन करते हैं लाइट एनर्जी को, उसको वो केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं। किससे? फोटोसिंथेसिस। राइट, तो चलिए नेक्स्ट नंबर 4th। नंबर 4th इज केमिकल एनर्जी। सो बच्चों, केमिकल एनर्जी क्या है? द एनर्जी possessed by the fuels such as coal, oil, gas, etc. is called chemical energy. Right? तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर the energy, energy possessed by fuels such as coal, oil, gas is called etc. कह देते हैं इसमें, is called chemical। या तो आपको पता ही होगा कि कोल, ऑयल, गैस से चीज़ जो एनर्जी मिलती है उसे हम केमिकल एनर्जी कह सकते हैं। तो ये जो हमें, अब आप देखोगे फिर कॉमन एग्जांपल के केमिकल एनर्जी और पेट्रोल या डीजल जो हम अपनी गाड़ी में यूज़ करते हैं, तो ये क्या करती है? इट इज़ कैपेबल टू मूव अ कार और अ ट्रक। राइट, तो जैसे ही उनके इंजन में डाला, ये जाता है टैंकी में डाला आपने तेल, इंजन ने काम किया अपना शुरू मैकेनिकली, तो वो ट्रक या कार मूव कर जाती है। तो क्या हमारे बॉडी भी ऐसा पोजेस करती है कुछ ऐसा? यस, कि जैसे हमने अपनी बॉडी में फूड डाला तो हमारी जो बॉडी की केमिकल, बॉडी में जो केमिकल्स हुए फूड से जो जनरेट हुए केमिकल एनर्जी, तो उससे हम अपना काम कर सकते हैं, हमें एनर्जी आ जाती है। राइट, स्ट्रॉन्ग फूड गिव्स अस स्ट्रॉन्ग एनर्जी एंड जंक फूड्स लाइक पिज़्ज़ा, पास्ता, Maggi and chips and these soft drinks lowers down our energy. Right, इसलिए हेल्दी फूड खाओ, आपको ज़्यादा केमिकल एनर्जी मिलेगी, ज़्यादा जो है ताकत महसूस करोगे। चलिए नंबर 5 पर साउंड एनर्जी। सो व्हाट इज साउंड एनर्जी? तो इसकी पहले डेफिनेशन देखेंगे, अ वाइब्रेटिंग बॉडी possesses possesses sound energy
कि जब बॉडी वाइब्रेट होगी तो वो क्या करेगी, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। तो जब भी ये साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेटिंग बॉडी की, तो ये हमारे कानों तक, हमारे ईयर्स तक पहुंचती है। ईयर की मेम्ब्रेन क्या करती है, तो इस वाइब्रेटिंग जो हमारी मेम्ब्रेन है वो भी वाइब्रेट करती है, और उसकी वजह से वी कैन हियर द साउंड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है, तो क्या इसकी कोई लिमिट है? तो इन जो वाइब्रेशंस की लिमिट है, वाइब्रेशन की जो वाइब्रेशंस की रेंज है वो हम 20 to 20,000 वाइब्रेशन को हम सुन सकते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं लाइक बैट, तो यहाँ पर हमने याद रखना है कि 20 to 20,000 वाइब्रेशंस हम पर सेकंड में सुन सकते हैं। और कुछ ऐसे एनिमल हैं लाइक बैट को अबव 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकेंड दे कैन हियर। ठीक है, बैट कैन हियर अबव 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। ठीक है, ये उनकी कैपेसिटी है उनके। तो ऐसे ही जब हम अब आपकी फिजिक्स लैब में एक ट्यूनिंग फॉर्क दिखाएंगे कि जब हम उसको जेंटली उसको ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पैड पे स्टक करते हैं तो ये वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है यू शेप्ड होता है ऐसे, राइट बच्चों, ये ऐसे, ये ऐसे, ये क्या होता है, एक ट्यूनिंग फॉर्क, राइट। तो इसमें जब हम रबड़ के ऊपर इसको स्टक करते हैं, मारते हैं, टच करते हैं, तो यहाँ से जो है वाइब्रेशंस ये ऐसे यहाँ पे हिलता हुआ ऐसे लगता है आपको, यहाँ पर पहुँच गया, ये यहाँ पर पहुँच गया, तो ये इसमें से वाइब्रेशन जो है प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जब हम जब इन वाइब्रेशंस को हमारे कान तक पहुँचती हैं तो हम इसकी जो है ट्यूनिंग फॉर्क की आवाज़ हमें सुनाई देती है, राइट बच्चों। तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट एनर्जी, दैट इज़ नंबर 6, मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट से जो एनर्जी मिलती है वो हो गई मैग्नेटिक एनर्जी। तो मैग्नेट जो है अपनी इस एनर्जी से जो अट्रैक्ट करता है चीज़ों को उसे बोलते हैं मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, द एनर्जी possessed by a magnet is called मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो इस मैग्नेटिक एनर्जी का क्या कोई यूज़ है? तो सबसे पहले आप अपने घरों में देखोगे पंखे कैसे चलते हैं, तो इलेक्ट्रिक मोटर से चलते हैं, और दूसरी जो मशीनें हैं घर में चलती हैं तो यहाँ पर इन सब में एक मैग्नेट लगा होता है, वॉशिंग मशीन, फैन। ठीक है, तो हाउस होल्ड में जितनी मोटर मशीन आपके घरों में मिलती हैं उन सब में जो है मैग्नेट लगा होता है। ठीक है, तो इसी तरह जब आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जाते हो और माइंस में जाते हो तो यहाँ पर जो क्रेन्स होती हैं, क्रेन्स यूज़ की जाती हैं, जो इन क्रेन्स में क्या होता है कि इनको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं इनके ऊपर। तो ये जो है these electromagnets
मैग्नेट्स दे सेपरेट आयरन पार्टिकल्स फ्रॉम द हीप ऑफ वेस्ट मटेरियल। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्चुअल में होता क्या है, इट इज़ ए टेम्परेरी मैग्नेट। परमानेंट नहीं होता कि जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो क्या ये इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये एक बाद का टॉपिक है, इसको बाद में समझेंगे, फिलहाल आप ये समझिए। राइट, तो चलिए अब नेक्स्ट जो नंबर 7 आ गई हमारी, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो बच्चों, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, इट इज़ द एनर्जी वी गेट या द एनर्जी प्रोड्यूस्ड by बैटरी। और बैटरी ऑब्लिक मीन्स और इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जो हमारे घर में आती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और ए जनरेटर। तो इन सारी चीज़ों से जो एनर्जी हमें मिलती जो प्रोड्यूस होती है बैटरी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या जनरेटर से, तो दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, टू रन appliances in our homes। ये अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या होगी, कंप्यूटर हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, राइट। ये सारी चीज़ें हमारे जो होम्स या ऑफिस में रन करती हैं, तो ये जो है हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को ये याद रखना, इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सच एज साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी एक्सेट्रा में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलिए बच्चों, अब हमारी आ रही है लास्ट टाइप जो आपके सिलेबस में है, दैट इज़ नंबर 8, एटॉमिक एनर्जी। सो ये जो एटॉमिक एनर्जी है, इसे हम न्यूक्लियर एनर्जी भी बोल देते हैं बच्चों। तो ये क्या है, द एनर्जी स्टोर्ड इन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक एनर्जी। द एनर्जी स्टोर्ड इन एटम्स is called atomic ठीक है, तो ये क्यों रिलीज होती है, इट इज़ रिलीज्ड ड्यू टू लॉस इन मास। कि मान लो इट इज रिलीज्ड ड्यू टू लॉस in mass।
ये लॉस इन मास कैसे होगा कि व्हेन आइदर ए हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू टू न्यूक्लियाई और टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म वन न्यूक्लियस। के मान लो एक ये न्यूक्लियस है, ये इसके ऊपर बम्बार्डमेंट हुई इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये दो न्यूक्लियस में बंट गया छोटे छोटे, या ये दो न्यूक्लियई हैं इनके ऊपर बम्बार्डमेंट हुई और ये एक बड़े उसमें बदल गया। तो इन दोनों केसेस में क्या होगा कि जो एटॉमिक एनर्जी रिलीज्ड होगी, तो इसी वजह से इसको हम जो है न्यूक्लियर एनर्जी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ दुरुपयोग भी हैं और कुछ फ़ायदे भी हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एटॉमिक रिएक्टर्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी। तो कैसे एटॉमिक रिएक्टर्स का यूज़ करते हुए हम एटॉमिक एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ये तो इसका फ़ायदा हो गया। और दूसरा नुकसान क्या है कि इसको हम वेपन्स में भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक एटम बॉम्ब्स। तो एटम बॉम्ब्स आर वेरी डेंजरस। जब हम किसी देश पे गिराते हैं, जगह पे गिराते हैं, तो पूरा का पूरा देश नष्ट हो जाता है। जैसे जापान में गिराया था यूएस ने हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो आज तक इसके जो है रिज़ल्ट वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, राइट, इतने सालों बाद भी। तो चलिए बच्चों, ये चैप्टर जो काफ़ी हद तक हम इसको कर चुके हैं एनर्जी की फॉर्म्स को, तो लगभग आधा चैप्टर कर लिया हमने। इसको आधे चैप्टर को हम अगले वीडियो में करेंगे, नहीं तो आप बोरियत महसूस करोगे। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ मेक मोर एंड मोर likes, subscription to it. Thank you for watching the video. We will meet again with the rest part of it in the next video. Till then, it's goodbye.